नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हर रोज एक ही फ़ोन, क्या मैं आरजेएस का एग्ज़ाम दे सकती हूँ? मैं आरजेएस का एग्ज़ाम कब दे सकती हूँ? तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि कौन आरजेएस का एग्ज़ाम दे सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट कितनी है। मैं जो बात करूंगी वो लास्ट नोटिफिकेशन की करूंगी, आने वाले नोटिफिकेशन में क्या क्या परिवर्तन होंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। मिनिमम 21 ईयर्स, मिनिमम 21 ईयर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स फॉर द जनरल कैटेगरी। अब जब हम एससी की बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे, तो जब जनरल का 40 है, चाहे मेल हो या फीमेल, तो अंडरस्टूड है कि एससी और एसटी की 45 होगी, ठीक है। लेकिन बाकी जो ओबीसी हैं उनको नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा। सेकंड, अब आता है कि एलएलबी में पढ़ने वाला बच्चा कब एग्जाम दे सकता है। सबसे बड़ा दिक्कत यार है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने लॉ नहीं कर रखा है, फिर भी वो प्री का फॉर्म भरते और एग्जाम देते हैं, क्योंकि वहाँ पे आता अपीयरिंग, वहाँ कुछ नहीं लिखा होता है कि कौन से ईयर में अपीयरिंग हो, कौन सा ईयर आपका चल रहा है। प्री का एग्जाम एलएलबी फर्स्ट ईयर वाला भी फॉर्म भर सकता है, ये भरे लोगों ने लास्ट टाइम। वहाँ पे सिर्फ एक वर्ड आता अपीयरिंग, यानी अगर आपको अपना एक्सपीरियंस करना है तो वहाँ पे सिर्फ एक वर्ड आता अपीयरिंग। और जब केवल अपीयरिंग लिखा आता है तो एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, क्योंकि वहाँ ऐसा लिखा नहीं आ रहा कि अपीयरिंग कौन सा, ऐसा कहीं लिखा नहीं आ रहा अपीयरिंग लास्ट है, आपको सिर्फ अपीयरिंग वर्ड लिखना होता है। एलएलबी अपीयरिंग, एलएलबी परस्यूएंट जो भी आपका है वही लिखा आ रहा है। ये लास्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट हैं जो कि एलएलबी अपीयरिंग में 8th सेमेस्टर में हैं और उन्होंने आरजेएस प्री का एग्जाम दिया। अब 8th सेमेस्टर का बच्चा प्री का एग्जाम दे रहा, अगर पास हो जाता तो मेन एग्जाम उसका नहीं होता। एलएलबी फर्स्ट ईयर वाला यदि प्री का एग्जाम देता है और पास हो जाता है तो मेन का एग्जाम नहीं दे सकता। तो फिलहाल आपका सवाल है कि अपीयरिंग में कौन फॉर्म भर सकता है, तो लास्ट ईयर तक, लास्ट वैकेंसी तक अपीयरिंग में कोई भी भर सकता था। नेक्स्ट में अगर वो कोई फंक्शन चेंज कर दे तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जब इस बार फॉर्म आए ना तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर एक बार ट्राई करना, वहाँ पे आता है एलएलबी अपीयरिंग तो आप लिख देना, वहाँ आता है एलएलबी सेमेस्टर, क्योंकि देखो जिनको जज बनना है वो तो देखो, जो एलएलबी नहीं किया वो तो झूठ भी लिख सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई मार्कशीट नहीं मांग रहे, प्री का फॉर्म भरते समय कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो जिसने लॉ पास आउट नहीं कर रखा वो तो कुछ भी लिख लेगा। लेकिन आप लॉ के बच्चे हैं, अगर वहाँ लिखा है 9th सेमेस्टर या 10th सेमेस्टर या फाइनल ईयर, तब तो आपको झूठ नहीं भरना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देना है, अन्यथा आप नॉर्मली भर सकते हैं। तो इसका मतलब वहाँ ऑप्शन अपीयरिंग वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए एलएलबी में पढ़ने वाला हर बच्चा फॉर्म भर सकता है। शर्त ये है कि, क्या शर्त है? शर्त ये है कि मेन एग्जाम से पहले आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। तो अब आपके पास सवाल आता है कि मान लीजिए मैम मैं एलएलबी 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मेरा प्री क्लियर हो जाता है तो आपका एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम काम आ जाएगा, बट आप मेन एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि अपीयरिंग वाला बच्चा प्री का एग्जाम दे सकता है, बट मेन का एग्जाम देने से पहले उसके पास उसकी मार्कशीट होना जरूरी है। तो आप उससे यही पूछते हैं क्या मैं एग्जाम दे सकती हूँ? हाँ जी, प्री का फॉर्म भरता है, लास्ट टाइम तक भरा गया है, नेक्स्ट में अगर फीचर्स चेंज हो जाएंगे तो मुझे नहीं पता, प्री का एग्जाम दे सकते हैं। इस एग्जाम देने का मेरा ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि जब आपके हाथ में पेपर आता है घर पे, तो 2 घंटे के पेपर को 10 मिनट में देख लेते हो। जैसे घर पे मूवी देखते हो 3 घंटे की तो आधे घंटे में खत्म हो जाती है, लेकिन वही पिक्चर हॉल में बैठ के देखते हो तो थिएटर में तो पूरा 2-2.5 घंटे बैठते हो। ठीक वैसे जब एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ 2 घंटे जब बैठते हो तो बार बार आपके पास कुछ नहीं है, मोबाइल नहीं है, आप उठ नहीं सकते, तो बार बार उसको फोकस करेंगे, उस पेपर को बार बार देखेंगे, तो वहाँ आपको ये नॉलेज मिलेगा कि मुझे नेक्स्ट एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करनी है। इसलिए अपीयरिंग वाले बच्चे को फॉर्म भरना चाहिए। अब आता है आपके पास एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। प्री एग्जाम होता है, फिर मेन एग्जाम होता है और देन इंटरव्यू होता है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आता है कि 2022 की वैकेंसी कब आएगी? क्या ये 2023 में मर्ज हो जाएगी? क्या ये 80+ सीटें रहेगी? क्या ये 100+ सीटें हो जाएगी? क्या
मुझे भी नहीं पता। आप फोन करते हो, मुझसे पूछते हो, मुझे भी नहीं पता बेटा। मुझे पता होगा तो आपको पता ना, मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को फॉलो करते हो, खुद ही लिख देते हो 89 सीटें आ रही है, 120 सीटें आ रही है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जब मुझे ही नहीं पता तो मैं आपको कैसे रिप्लाई करूँ। बट ये है कि 2022 की अगर वैकेंसी आती है अकॉर्डिंग टू हाईकोर्ट रूल, तो नवंबर के अंदर फॉर्म निकलते हैं इनके। तो अगर नवंबर में फॉर्म निकलते हैं तो दिसंबर तक भरे जाते हैं। क्या कहा? नवंबर में फॉर्म निकलते हैं तो दिसंबर तक फॉर्म भरे जाते हैं। मार्च में प्री होने की संभावना रहती है। फिर कोरोना जैसी स्थितियां हो जाती तो आगे पीछे हो जाए। तो नवंबर से दिसंबर फॉर्म भरते हैं, मार्च में प्री होता है, जुलाई के अंदर आपका मेन होता है, सितंबर अक्टूबर में आपका इंटरव्यू होता है। सबसे छोटा सबसे बढ़िया एग्जाम 6 to 7 मंथ में आप जज बन जाते हैं। सिलेबस फिक्स होता है, सिलेबस में कुछ इंचेस है ही नहीं। तो आइए बात करते हैं सिलेबस की कि आरजीएस का सिलेबस कैसा है। आरजीएस का सिलेबस बहुत छोटा सा है और इस सिलेबस को कोई भी दे सकता है, यानी इंडिया का कोई भी बंदा जो है इस सिलेबस को कवर कर सकता है। तो इंडिया का हर व्यक्ति ये सिलेबस जो है कवर कर सकता है अपना। तो आइए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। वो छोटा सा सिलेबस है, इसको मैं जूम कर देती हूँ, अभी आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, बढ़िया सा सिलेबस है, आप बहुत इजी वे में सिलेबस को कर सकते हैं। देखिए, सिविल का एक सब्जेक्ट है, एक क्रिमिनल का है। प्री में अपने अलग नहीं, राजस्थान के अंदर एक अच्छी बात है, प्री और मेन में सेम सब्जेक्ट है। बाकी स्टेट में अलग अलग होते हैं, राजस्थान में प्री और मेन का सबका सेम सब्जेक्ट है। सिविल के अंदर आपका सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईसीए कॉन्ट्रैक्ट है, एविडेंस है, लिमिटेशन है, एसआरए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इंटरप्रिटेशन है, रेंट कंट्रोल है। और ये जो 10 पॉइंट हैं, ये जो है आपका मेन एग्जाम के लिए, क्योंकि जजमेंट राइटिंग में तो क्या पूछेंगे प्री में ना। तो छोटा सा सिलेबस है, सारे मेजर एक्ट प्लस सिविल के अंदर इंटरप्रिटेशन, राजस्थान एंड कंट्रोल है। मैं जब भी कहती हूँ 7+2, 7 मेजर, एसआरए लिमिटेशन को भी अपना मेजर एक्ट माने, लेकिन कुछ लोग तो टीपी को और कॉन्ट्रैक्ट को माइनर मानते हैं, जबकि मैं कहती हूँ एसआरए लिमिटेशन को मेजर में करें। अगर इनको ढंग से कर लेते हो तो 35 नंबर की प्री के क्वेश्चंस आते हैं, इसको छोड़कर 35 मार्क्स के आते हैं। रट लो इनको बेटा, आप आराम से 30 नंबर ले आओगे। ये अपना डिवाइड रहता है, जब प्री का पेपर देखोगे ना, 35 सिविल के क्वेश्चन, 35 क्रिमिनल के, 15 हिंदी ग्रामर के, 15 इंग्लिश। सबसे ईजी है राजस्थान निकालना, एकदम नॉर्मल सिलेबस है, टू द पॉइंट चीजें हैं, सबसे ईजी है। चलते क्रिमिनल की तरफ। आपके पास सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट 2 in 1, ढंग से पढ़ लो एविडेंस को, 2 in 1 है, दोनों में काम आ जाएगी आपके, ठीक है। फिर आपका आईपीसी, जेजे एक्ट, एनए एक्ट में सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर 17। प्रोबेशन एक्ट है, प्रोटेक्शन वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इंडिसेंट है, पोक्सो है, फिर वर्क प्लेस है, और ये फ्रेमिंग चार्जेस है ना, ये भी मेन का है। तो छोटा सा है, इसमें भी 35 के क्वेश्चन आते हैं, ढंग से रट लो, 30 नंबर इसमें ले आओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 + 30 कितने नंबर आए आपके, 60। ये आपके 60 मार्क्स आ गए। और टू द पॉइंट है, बैरेक को ढंग से पढ़े। कौन सा बैरेक, कोई भी बैरेक ले लो। टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, जज बनना या ज्ञाता, जज बनना है, नहीं पढ़नी पड़े। और एमसीक्यूज लगाते रहो, जितने भी एमसीक्यूज आपके पास मार्केट में जितनी बुक्स अवेलेबल है लाते रहो, लगाते रहो। याद करने का तरीका लिख के याद करते रहो, आप आराम से कर सकते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, हमारे पास आ सकते हो, है ना, पूरा पढ़ाते एक एक लाइन, पता है आप लोगों को, बहुत सारे आपने मेरे वीडियोस देख रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये तक छोटा सा है। अब आते हैं हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के पास चलते हैं हम। जब हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर की हम बात करते हैं आपके, तो हमारे पास हिंदी इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या क्या चीजें देखिए। उसमें भी हमारे पास एक छोटा सा ही सिलेबस है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। 10th क्लास की हिंदी इंग्लिश है आपके पास, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। 10th क्लास की हिंदी और इंग्लिश है सिलेबस। आपको ये चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें कि मैम आरजीएस का सिलेबस दे दो, मैं आपको सिलेबस भेज दूंगी, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। चलिए, 10 से इंग्लिश में पूरा 10th क्लास की जो होती है वही है। 10 से
आर्टिकल्स है, डिटर्मिनर है, फ्रेजल वर्ब इडियम्स हैं, एक्टिव पैसिव हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेशन है, मॉडल्स हैं, एंटोनियम सिनोनियम है। छोटा सा सिलेबस है, 15 नंबर, ढंग से पढ़ो तो 15 में से 15 आ सकते हैं। ठीक वैसे हिंदी ग्रामर में संधि है, तत्सम तद्भव, संज्ञा सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, परसर्ग लिंग, वचन कारक, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, कभी कभी जो है विधिक शब्दावली भी आ जाती है। इसमें भी आप 15 में से 15 ला सकते हैं, नहीं तो 14 तो ला ही सकते हैं। टोटल 29 आपका स्कोर, पहले 60 था, 9 6 7 8 89 मार्क्स, इतनी कट ऑफ जाती नहीं है। अब हिंदी इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं मैं बताती हूँ। हमेशा अपनी क्लास में 2-3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहला होशियार, दूसरा डॉट होशियार, डेड होशियार, तीसरा ढाई होशियार। सबसे पहले ढाई होशियार की बात करते हैं। वो ना तो हिंदी पढ़ता है ना इंग्लिश पढ़ता है, एग्जाम देने जाता है 2 नंबर से रहता है। ओ सिट यार, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश पढ़ लेता तो सिलेक्शन हो जाता। तो भाई तेरे को रोका किसने था, पढ़ लेता, किसी ने हाथ थोड़ी पकड़ा तेरा। फिर आता हमारे पास डेड होशियार बच्चा, जो कि हिंदी मीडियम वाला हिंदी नहीं पढ़ता, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ता, बोला कर लूंगा मैं। इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी ग्रामर पढ़ता है, हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश करता है, खुद ही के इंग्लिश में अच्छे नंबर ले आएगा, हिंदी में कट जाएगा। हिंदी मीडियम वाला हिंदी में नंबर कम लाता है, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में लाता है कम। क्यों? उसको लगता है ये तो मैं कर लूंगा, तो और फिर 2 नंबर से रह जाता है। ओ सिट यार, थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ लेता है, थोड़ी सी हिंदी पढ़ लेता, तो किसने रोका? एक होता होशियार बच्चा, सिविल लॉ भी पूरा पढ़ता है, क्रिमिनल लॉ भी पूरा पढ़ता है, हिंदी ग्रामर भी पूरा पढ़ता है, इंग्लिश ग्रामर भी पूरा पढ़ता है, और प्री क्लियर करता है, मेन देता है, मेन क्लियर करता है, इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू क्लियर करता है, जज बनता है। वो ज्यादा फैके भी नहीं मारता, ज्यादा लोगों के साथ इंटरफेयर नहीं करता, ज्यादा पंचायतें नहीं करता, ज्यादा मोबाइल नहीं चलाता, टू द पॉइंट अपना फोकस अपनी पढ़ाई करता है। इधर उधर उसको देखा इसको देखा, वहां गया कुछ नहीं करता। वो देखना उनके इंटरव्यू सुनना, वो सिर्फ फोकस स्टडी, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, कौन सा ज्यादा बढ़िया पढ़ा रहा है मुझे मतलब नहीं, कहाँ टेस्ट ज्यादा चल रही है मुझे मतलब नहीं, कौन यूट्यूब पे पढ़ा रहा है मुझे मतलब नहीं। मेरे पास एक को पकड़ लिया मैंने, इसी को लेके चलना है, मेरा काम हो गया, वो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। डेडिकेशन आपका चाहिए। कई बार बच्चे मुझसे बोलते हैं आपके सिलेक्शंस कितने हो रहे हैं यहाँ पे। अरे बेटा सिलेक्शन को क्या देखना, आपने यूट्यूब जाके देखो मैं कैसा पढ़ाती हूँ। मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा दूंगी कि आज मेरे पढ़ाए हुए कई बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, और कई बच्चे कोचिंग भी चला रहे हैं, खुद पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। यानी इस लायक पढ़ाया है कि आप घर नहीं बैठे रहोगे। आपको एक एक चीज टिप्स पे, आपको घर बैक टू होम जाने की जरूरत नहीं है, आप मार्केट में क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका जज बनना नहीं बनना, ये आपकी डेस्टिनी है, और मैं आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकती। यदि आपकी डेस्टिनी में जज बनना लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक दे, और नहीं लिखा है तब चाहे कितनी मेहनत कर लो, आपके सामने खड़ा एग्जाम्पल। अभी तक नहीं हुआ ना। माना 2008 में लॉ किया, नॉलेज नहीं था, 2008 में लॉ किया, नॉलेज नहीं था, 10 का एग्जाम में नहीं हुआ, 11 के एग्जाम में नहीं हुआ, 13 के एग्जाम में नहीं हुआ, क्योंकि 3 साल तक नॉलेज नहीं था। जज की तैयारी कैसे करते हैं? 15 से लेके 22 तक लगातार तैयारी कर रही हूँ, सब कुछ आपके सामने, सब कुछ आता है, फाउंडेशन बेस के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। क्या आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं? नहीं ना। क्या मैं अपनी डेस्टिनी बदल सकती हूँ? यस, और बदल के दिखाना है मुझे। इतना मेहनत करना है, इतना करना, सिलेक्शन तो लेना है, आज नहीं तो कल, रुकना नहीं है। जब यहां तक पहुंच गई तो रुकना नहीं है। डेस्टिनी तभी बदली जाएगी जब मेहनत मेहनत मेहनत, ऊपर वाले को लगता रहे यार ये नहीं रुकने वाला है, दे दो इसको, फ्री करो, ये तो लेके रहेगा। लेकिन मैं आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकती। मैं आपको लॉ में आपकी पकड़ मजबूत कर सकती हूँ, मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, मैं आपको समझा सकती हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, रटना आपको ही पढ़ाना पड़ेगा, डिसिप्लिन मैं मेंटेन करवा सकती हूँ, चीजें मैं समझा सकती हूँ, चीजें इजी करवा सकती हूँ, करना आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये राजस्थान का है कि रोज फोन आते हैं, मैं एग्जाम दे सकता हूँ नहीं, मैं दे सकता हूँ नहीं, कौन दे सकता है कौन नहीं, ये हो गई। एक और बात जो बार बार मेरे पास फोन आते हैं वो ये आते हैं कि मैम आप ये बताइए कि मुझे लॉ कहाँ से करनी चाहिए, मुझे जज बनना है। क्या कहता बच्चा? मुझे जज बनना है, तो आप मुझे ये बताइए मैं लॉ कहाँ से करूँ। देखिए बेटा, मैंने तो लॉ गवर्नमेंट कॉलेज से की है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से की है, और आप लोगों के सहयोग से 5 ईयर लॉ वालों को भी पढ़ाती हूँ, और वो भी सेलेक्ट हुए हैं अपने यहाँ से, जो 5 ईयर लॉ पढ़ के आए मेरे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, और वो सेलेक्ट हुए हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप लॉ कहाँ से करके आए, आपकी नॉलेज कितनी है। आपने एक रात पढ़ के पढ़ाई की, जैसे हम लोगों की आदत थी, अभी से नहीं, कॉलेज से नहीं, स्कूल से
हम अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं, शुरू से हमारी आदत है, हम पूरे साल पढ़ते हैं। कॉलेज के अंदर भी हम लोग नवंबर अक्टूबर में पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना आता है ना, तो हम लोग सुबह उठ के मंदिर जाते हैं पूरे महीने। तो वापस आके क्या करेंगे, तो अक्टूबर नवंबर से हमारी स्टडी स्टार्ट होती थी, मार्च में एग्जाम। तो हमने हमेशा डीप स्टडी की और आज वो स्टडी मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत काम आती है, सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। तो कॉलेज कोई भी हो, शर्त है कि आपने कॉलेज में मेहनत कैसे की। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो पहली प्रायोरिटी उससे दीजिए। आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, आप चाहते हो कि मुझे जज बस नहीं बनना, मुझे सुप्रीम कोर्ट की वकालत करनी है, मुझे हाई कोर्ट की करनी है, तो आप एनएलयू को प्रायोरिटी दें। क्योंकि एनएलयू में जो बच्चा पढ़ेगा जज तो बन सकता है वो भी, लेकिन इतना सारा पैसा खर्च करके आप सुप्रीम कोर्ट की वकालत करोगे तो आप उस आरजेएस या उस पीसीएसजे जो है आपका जुडिशरी, उससे कहीं गुना आप आगे बढ़ोगे। तो अगर आपका टारगेट सुप्रीम कोर्ट है, आपका टारगेट हाई कोर्ट है, तो पहली प्रायोरिटी आप एनएलयूज को दीजिए। आपका टारगेट है मुझे जज बनना है, तो आप किसी भी कॉलेज से लॉ करें, क्योंकि पढ़ना आप ही को है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी भी कॉलेज में जाओ, मैं हमेशा बोलती हूँ, कोए होते ना कागले हमेशा काले होते हैं, कहीं भी जाओ, पढ़ना खुद को ही होता है। बस ये फायदा है एनएलयूज में, प्रैक्टिकली सिखाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बहुत काम आने वाला है। तब जहां आपका नंबर आ जाए, आपको लॉ करना, आप कीजिए, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। अब आता अगला सवाल कि मेरे को आरजेएस की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए, आरजेएस या जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, पूरे इंडिया में एकमात्र राजस्थान जुडिशरी है जो अपीयरिंग वाले को मौका देती है, जो कॉलेज में पढ़ते वाले बच्चों को मौका देती है। बाकी इंडिया का कोई भी जुडिशरी है वो कहता है एलएलबी बात कंप्लीट होने के बाद पधारे। कुछ जुडिशरी तो कहती है 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ जुडिशरी कहती है कि आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो एकमात्र है, तो आपको एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर से ही आरजेएस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जुडिशरी की प्रिपरेशन फर्स्ट सेमेस्टर से ही कर देनी चाहिए, ताकि 5 साल में इतनी बार रिवीजन कर दो कि फर्स्ट टाइम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। 3 इयर्स वालों को फर्स्ट ईयर से ही कर देनी चाहिए। अगर आपका फोकस ही जज बनना है, तो या तो लॉ कंप्लीट होने के बाद जो टाइम वेस्ट करने वाले हो, वो टाइम आप पहले से लगा लो, आप अपना फोकस कर लो, मुझे जज ही बनना है, तो फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करें। थोड़ा कम समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि आप बिल्कुल बच्चे हो, 12th पास करके बिल्कुल बच्चे हो, लेकिन आप जब करेंगे रूटीन में तब कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नगरी यूनिक क्लासेस 0 से पढ़ाती है, 0 से जेड तक। यदि आप इंटरव्यू देकर भी आए तो भी आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाएगी, आप मेन देकर आए तब भी कंप्लीट पढ़ाएगी, आपने प्री दिया है तब भी पढ़ाएगी, आप पहली बार दे रहे हो तब भी पढ़ाएगी। क्योंकि मुझे ये पता है कि जो मेहनत मैं कर रही हूँ वो नहीं करता कोई भी, बहुत सारी चीजें लेकुना रह ही जाते हैं, ये हकीकत है। जो रिजल्ट आ रहे हैं 2019 में, जो रिजल्ट आ रहे हैं 2021-22 के फोटोज देखना, एक बच्चा हर जगह दिख रहा है आपको। अब ये डिसाइड करोगे वो बच्चा कहाँ का है, वो बच्चा ही बता पाएगा कि उसने एक्चुअल में ऑनेस्टी से मेहनत कहाँ से की, वो खुद ही बता देगा कि मैंने किससे क्या सीखा जिसकी वजह से आज मेरा सिलेक्शन हुआ है। फोटो तो कोई भी लगा देगा। मुझे कोई पूछता है आपके कितने सिलेक्शन हुए, मैंने कहा क्या करेगा सिलेक्शन से बेटा, तो क्या मेरे पढ़ाने में कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा ना, नहीं लगी। इसलिए जब भी मुझसे कोई पूछता आपके सिलेक्शन कितने, तो मैंने एक ही कहा कि बेटा सिलेक्शन तो कहीं ऐसी फोटोज भी हैं जो बच्चा उस कोचिंग में कभी पैर भी नहीं रखा, सिर्फ फ्रेंड है उसके, फोटो लगी हुई है। आप फोटो पे मत जाइए, आप एक काम कीजिए, अब तो यूट्यूब इतना बढ़िया सोर्स है, आप देखिए यूट्यूब पे जाके मेरी वीडियोस देखिए, आपको वहीं से आइडिया लग जाएगा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। यदि वो समझ में आ गया तो आपका सिलेक्शन आपकी डस्ट्रीम लिखा है तो मेहनत आपकी और मेरी, सिलेक्शन आपका, तो खुद से ही हो जाएगा। तो सिलेक्शन पे कभी मत जाइए कि उसके 50 सिलेक्शन, उसके 100 सिलेक्शन, उसके 197 सिलेक्शन, उसके उतने। बच्चा कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, पढ़ेगा ना। आप ये देखिए कि उस बच्चे से अगर कांटेक्ट हो तो उससे पूछिए कि भैया या दीदी आप जज बन गए, आप मुझे बताइए ना मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्योंकि मैंने आपका देखा है, मुझे आपके नंबर वहाँ से मिले हैं, या आपकी जान पहचान है, या उनसे नहीं जान पहचान है तो आपके घर परिवार में कोई तो होगा जो कभी जज बना है, जज की तैयारी की, एडवोकेट, उनसे पूछे। अब आपको लगता है मेरे घर परिवार में कोई भी नहीं है, मैं खुद ही कुछ बनना चाहती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कहाँ जाना चाहिए, ऐसे केसेस में आपको एक काम करना चाहिए। जो भी कोचिंग सेंटर आप जानते हैं आप जाइए, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, लगभग सारे कोचिंग सेंटर आपको डेमो देते हैं, आप जाके बैठ जाइए। 3-4 दिन जाइए, अपने साथ अपनी नोटबुक लेके जाइए, अपना बैरक लेके जाइए जो उस कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, और फिर आप डिसाइड कीजिए कि मैं इस 5 में आई हूँ, मुझे ये समझ में आया, मुझे ज्वाइन करना है। क्योंकि पापा आप पे पैसे खर्च कर सकते हैं, आपको डिसाइड करना जाना कहाँ है, गलत जगह पे पैसा ना जाए, ये आप ही को डिसाइड करना है। तो ये सब चीजें आपको डिसाइड करनी है कि क्या करना है, लेकिन मेहनत हमें करनी है जो मिलके कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आया कौन सी कॉलेज, कोई भी कॉलेज जा सकते हो। क्या कहा मैंने, आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हो यदि जज बनना है।
और यदि सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट की वकालत करनी है, तो पहली प्रायोरिटी दीजिए एनएलयू को। अब एनएलयू में कैसे एंट्री करेंगे आप? क्लेट का एग्जाम होता है। अब क्लेट के लिए फिर से गाइडेंस कहां से लाएंगे? बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आ रहे हैं। और आप कोचिंग करें, दोनों ऑप्शन है, क्योंकि कोचिंग में आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी, अच्छी रैंक आएगी, अच्छा एनएलयू मिलेगा, अच्छी जगह पे मिलेगा जो आप चाहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एनएलयूज हैं जो आप चाहते हैं अच्छी रैंक के साथ आपको मिल जाएगा। और नहीं तो 3 इयर्स 5 इयर्स आपके आसपास जो भी एरिया में जो कॉलेज है आप उनको ज्वाइन कर ले और अपना 5 साल फोकस रखे, मुझे जज बनना है, मुझे जज के हिसाब से पढ़ना है, मुझे जज बनना है, मुझे जज के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो कॉलेज आपका डिसाइड हो गया, तैयारी आपको कैसे करनी डिसाइड हो गया, फॉर्म कौन भर सकता है पता चल गया, एज लिमिट कितनी है पता चल गया, सिलेबस क्या हो पता चल गया। तो जो भी मुझसे क्वारी करेगा मैं वीडियो दे दूंगी। ठीक है, क्योंकि रोज फोन आते वो रोज का यही रहता है हमेशा कि ना मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या, मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या, तो बड़ा परेशान सी हो जाती हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, आज बता ही देते भाई कौन, लास्ट वैकेंसी में क्या था, नेक्स्ट में क्या होगा मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो बस आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, छोटा सा बढ़िया सा सिलेबस है और आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।